तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री यानी क्लास 10th का जो आपका साइंस है। साइंस में केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है धातु और अधातु, इसके सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। साथ ही साथ कुछ PYQ को भी करेंगे, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, ठीक है, जो आपके विगत वर्षों में पूछे जा चुके हैं। और इसके साथ साथ कुछ गेस्ट क्वेश्चन को भी करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपको एक भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। इस वीडियो में आपको बता दें कि जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा वो सभी क्वेश्चन आपको सीधा एक ही बार में आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे, क्योंकि मैं इस तरह से समझाने वाला हूं कि ताकि आपको एक ही बार में याद हो जाए, ठीक है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। अपने सभी दोस्तों के साथ एक बार शेयर कर दीजिए, और अभी तक चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन अधातु है। देखिए, अधातु का मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। अगर अधातु आपको पहचानना होगा तो जिस तत्व के नाम के अंत में न रहे या र रहे, समझ लीजिए कि अधातु है। क्या है? अधातु है। कोई भी ऐसा तत्व जिसके अंत में न रहे या र रहे, समझ लीजिएगा कि वो क्या है? अधातु है, ठीक है। जैसे कार्बन, कार्बन के अंत में क्या है? न है, इसका मतलब यह अधातु है। और जिस तत्व के अंत में यम लगा रहे, क्या लगा रहे? यम, समझ लीजिएगा कि वो धातु है। क्या लगा रहे? यम लगा रहे, समझ लीजिए कि वो धातु है। जैसे सोडियम, सोडियम के अंत में क्या लगा हुआ है? यम, यानी यह धातु है। एल्युमिनियम के अंत में क्या लगा हुआ है? यम, यानी एल्युमिनियम भी धातु है। कैल्शियम के अंत में क्या लगा हुआ है? यम, यानी कैल्शियम भी क्या है? आपका धातु ही है। तो आपको पता चल गया होगा कि जिस तत्व के अंत में न या र हो वो अधातु होता है, और जिस तत्व के अंत में यम जुड़ा रहे वो धातु होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के पास चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा उपधातु है। देखिए, उपधातु का याद करने का सबसे सिंपल ट्रिक है, ठीक है। बस्सी जी अब सब टेपो, ब सी जी अब सब टे टीपो, बसे जी अब सब टीपो। अब को ए से लिखिएगा, सॉरी, यहाँ अब को ए से लिखिएगा केवल, ठीक। यानी बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुनियम, पोलेनियम, ये सभी क्या है? आपके उपधातु है। तो इसको कैसे याद रखिएगा? बसी जी अब सब टेपो, बसी जी अब सब टेपो, इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें क्या है? बसी जी है आपका, यानी जी क्या है आपका? गैलियम क्या है? उपधातु है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है कि इनमें से कौन उपधातु है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका तीसरा, कौन सा धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है? बताइएगा, कौन सा ऐसा धातु है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक का निर्माण करती है, और वो यौगिक क्या होता है? जल में विलय होता है। ये तत्व कौन सा होगा? देखिए, ये क्वेश्चन आपको NCERT में भी पूछा गया कि एक तत्व एक्स है जो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या करता है? उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्माण करता है जो जल में विलय है। ये आपका NCERT का क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो कैल्शियम होता है, याद रखिएगा। क्योंकि कैल्शियम क्या होता है? कैल्शियम जल से अभिक्रिया करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाती है, यानी CaO बनाती है, जिसे हम कली चूना भी कहते हैं, ठीक है। तो उससे क्या किया जाता है? पेंट किया जाता है, मतलब वो जल में विलय होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कैल्शियम हो जाएगा सही आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि बताइएगा। खाद्य पदार्थ मतलब कुछ खाने योग्य जो पदार्थ होता है, उसका जो डिब्बा होता है उस पर जिंक की बजाय टीन का लेप क्यों होता है? क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होती है, ठीक है। टीन की अपेक्षा जो जिंक होती है वो अधिक अभिक्रियाशील होती है, ठीक है। आप लोगों ने इसमें सक्रियता श्रेणी एक पढ़ा होगा। सक्रियता श्रेणी क्या होता है? तत्वों को उसके अभिक्रियाशीलता के आधार पर एक निश्चित क्रम में सजाना सक्रियता श्रेणी होता है, ठीक है। तो वही अभिक्रियाशील सक्रियता श्रेणी अगर आपको याद रहेगा तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो क्यों होता है? तो टीन की अपेक्षा क्या होता है? जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसीलिए खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर क्या किया जाता है? जिंक की बजाय टीन का लेप चढ़ाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? आप लोगों को जब चैप्टर का पढ़े होंगे, चैप्टर नंबर फिजिक्स में भी ये पढ़ना है आपका, विद्युत धारा। तो उसमें भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो चांदी होता है वो विद्युत का सबसे अच्छा और सबसे सर्वोत्तम चालक होता है, ठीक है। तो चांदी हो जाएगा। चांदी का चांदी को किससे दर्शाते हैं? तो Ag से दर्शाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन अपधातु है? अभी अभी ट्रिक बताया कि बसी जी अब सब टेपो, बसी जी अब सब टेपो। देखिए, यहाँ पर क्या है? सब है, यानी एंटीमनी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, यही उपधातु है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पीटल है। देखिए,
पीतल क्या है, ना ही इसमें न लगा हुआ है और ना ही र लगा हुआ है, न ही यम लगा हुआ है। तो इसके अलावा जो मिलेगा वो क्या रहेगा आपका, और उपधातु को छोड़ करके जो भी आपको मिले वो मिश्र धातु रहता है। वैसे भी आपको मालूम होगा कि जो पीतल होता है वो मिश्र धातु ही होता है, ठीक है, उसमें कॉपर और कुछ कुछ मिक्स रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक उस यौगिक को कहते हैं जिसमें आयन हो, ठीक है। देखिए यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड है, देखिए कैल्शियम पर जो आयन होता है वो 2+ आयन होता है, और क्लोराइड पर जो आयन होता है वो माइनस होता है। क्यों होता है कैल्शियम पर 2 आयन, क्योंकि जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेगा तो क्या आएगा 2882 आएगा, ठीक है। तो ये क्या कहेगा, इसका अष्टक पूरा करने के लिए, मतलब इसका अपने अस्थायी होने के लिए अपना 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और चूंकि यह 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है इसलिए इस पर 2 पॉजिटिव होता है। और क्लोरीन का जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेगा तो क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 17, तो आएगा 287। तो इसे 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़ेगा इतना अष्टक पूरा करने के लिए, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो ऋण आयन होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है चूंकि इसीलिए इस पर 1 माइनस होता है। तो आयनिक यौगिक कौन हो गया, CaCl2, Ca पर 2+ और कैल्शियम पर 1 माइनस आयन होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता, ठीक है। मतलब कोई पदार्थ जब ऑक्सीजन से संयोग, कौन ऐसा तत्व है जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता। तांबा ऑक्सीजन से संयोग करता है, जिंक भी करता है, जिंक ऑक्साइड बनाता है, पोटेशियम भी करता है, लेकिन सोना नहीं करता ऑक्सीजन से संयोग। क्योंकि अगर सोना ऑक्सीजन से संयोग करता, गोल्ड अगर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता तो वो भंगूर हो जाता, लेकिन गोल्ड हमेशा चमकते रहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10, शुद्ध सोना व्यक्त होता है। आपको पता होगा कि शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, और जो हमारे यहाँ आभूषण बनाए जाते हैं, मतलब जो गहना बनाया जाता है वो 22 कैरेट का बनाया जाता है, लेकिन शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ब्रोमीन। और धातु पूछेगा तो धातु में बहुत सारा होता है, धातु में पारा होता है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। चूंकि यहाँ पर अधातु पूछा है तो निम्न में से कौन अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो यहाँ पर ब्रोमीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12, सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं बताइएगा। तो जो सीसा होता है और टीन होता है उसके मिश्र धातु से जो बनता है वो होता है सोल्डर। क्या होता है, सोल्डर होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सका है, काटा जा सकता है। तो मैं आपको 3 तत्व बताता हूँ, उसे याद रखिएगा। वही 3 धातु को चाकू से काटा जा सकता है, होता है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। यही 3 ऐसे धातु हैं जिन्हें हम चाकू से काट सकते हैं। कौन कौन सा, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इन्हीं 3 धातुओं को हम चाकू से काट सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है, लिथियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये के से कैल्शियम नहीं पोटेशियम होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 14, निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है। तो जब आप लोगों ने सक्रियता श्रेणी पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि कौन सा तत्व सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो यहाँ पर कॉपर जो है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है, कॉपर मतलब तांबा। ओके, चलिए अगला है क्वेश्चन आपका 15, इनमें से कौन अधातु है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जिस तत्व के अंत में न या र रहे वो अधातु है। ये क्या है, आयरन है। और ये आयरन तो लोहा, तो आपको ऐसे ही आप देख रहे होंगे, आपके सामने एग्जाम्पल भी होगा। लोहा क्या है, धातु है, लेकिन कार्बन के अंत में न आ रहा है चूंकि यह अधातु है, ठीक है। और एल्यूमिनियम के अंत में क्या आ जाएगा, यम आ जाएगा। और Au गोल्ड है, सोना तो ऐसी धातु है, आपको मालूम ही होगा। तो यहाँ पर कार्बन हो जाएगा सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कार्बन क्या है। तो कार्बन के अंत में न देखा, अधातु मार दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 17, सिलिका क्या है। तो सिलिका ना ही धातु है, ना ही अधातु है, और ना ही उपधातु है। डी हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन को ऊपर के धातु। देखिए सक्रियता श्रेणी, जो आपने सक्रियता श्रेणी पढ़ा होगा कि धातु को उसके अभिक्रियाशीलता के आधार पर सजाना ही क्या होता है, सक्रियता श्रेणी होता है। तो उस श्रेणी में आप हाइड्रोजन के ऊपर जो होता है धातु वो क्या होता है, अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। आप लोगों ने जब पढ़ा होगा तब आपको मालूम होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 19, उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु क्या होते हैं। उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण धातु के परमाणु धनायन होते हैं। क्या होते हैं, धनायन। वैसे भी आपको मालूम होगा कि धातु जो होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, इसका मतलब धनायन बनाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20, धातु के ऑक्साइड सामान्यतः क्षार होते हैं। आपने अम्ल, क्षार और लवण में पढ़ा होगा कि धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21, अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त होती है
वो होती है चुंबकीय प्रतिकरण विधि। ठीक है, इस विधि में क्या किया जाता है कि एक चुंबक रहता है और एक सोलर प्लेट रहा होता है। आप इसको धातु और धातु को जब पूरा डिटेल का लेक्चर देखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहिए, हम इसे जरूर पढ़ाएंगे। देखिए, अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो प्रयुक्त विधि होती है वो चुंबकीय प्रतिकरण विधि होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 22 नंबर, सल्फाइड अयस्कों को सांद्रण करने के लिए फ्लेन प्लवन विधि का उपयोग किया जाता है। कौन सा विधि का उपयोग किया जाता है? फ्लेन प्लवन विधि। इस सल्फाइड अयस्कों को सांद्रण करने के लिए फ्लेन प्लवन विधि का ही उपयोग करते हैं। आप इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 23 नंबर, निम्नलिखित में से एल्युमिनियम का मिश्र धातु है, बताइएगा। मैग्नीशियम है। कौन है? मैग्नीशियम, मैग्नेशियम है, मैग्नेशियम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर सही। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 24, बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो एल्युमिनियम का है। आप लोगों ने पढ़ा होगा बॉक्साइड का सूत्र क्या होता है? Al2O3 × 2H2 होता है। ठीक है, यही होता है बॉक्साइड का सूत्र। ठीक है, तो बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो एल्युमिनियम का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कॉपर का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो कॉपर सल्फाइड से किया जाता है। कॉपर का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो कॉपर सल्फाइड से किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 26 नंबर, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? बताइएगा। आपको बता दें कि सोडियम एक ऐसा धातु है जिसका गलनांक क्या होता है? कम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 27 नंबर, साधारण गंधक का आणविक रूप क्या होता है? तो S8 लिखते हैं। गंधक का सूत्र होता है सल्फर, और सल्फर को हम साधारण में लिखते हैं S8 लिखते हैं। ऑप्शन नंबर बी सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 28 नंबर, फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है? तो आप लोगों ने फास्फोरस को P4 से लिखते हुए देखा होगा। ठीक है, तो फास्फोरस P4 होता है आणविक सूत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 29 नंबर, सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घोला जाता है? तो अम्लराज में घोला जाता है। सोना को किस में घोला जाता है? अम्लराज में घोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 30 नंबर, अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें धातु हमेशा क्या रहता है? पारा के रूप में रहता है। ठीक है, अमलगम क्या है? एक मिश्र धातु है जिसमें धातु हमेशा पारा रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 31 नंबर, वल्विनीकरण की प्रक्रिया प्राकृतिक रबर के साथ निम्नलिखित में से किस में मिलाया जाता है? क्या मिलाया जाता है? तो साधारण गंधक मिलाया जाता है। जो वल्विनीकरण की प्रक्रिया होती है उसमें प्राकृतिक रबर के साथ साधारण गंधक को मिलाया जाता है। गंधक को हम लोग सल्फर कहते हैं। ठीक है, सल्फर। अगला क्वेश्चन है आपका 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है, मतलब अधिक मात्रा में ज्वल सकता है? तो श्वेत फास्फोरस। आप लोगों ने जब चैप्टर को पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि श्वेत फास्फोरस एक ऐसा तत्व है, ऐसा यौगिक है जो अति ज्वलनशील होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 33 नंबर, व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण बॉक्साइड अयस्क के द्वारा किया जाता है। ठीक है, व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का जो निष्कर्षण होता है किसके द्वारा किया जाता है? बॉक्साइड अयस्क के द्वारा, जिसका सूत्र होता है Al2O3 × 2H2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34 नंबर, लोहे का निष्कर्षण चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट के एक यौगिक बनाता है। वो यौगिक क्या कहलाता है? तो धातुमल कहलाता है। ठीक है, जो लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है वो यौगिक धातुमल कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 35 नंबर, किसी तत्व के गुणधर्म को दो या दो से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व क्या कहलाती है? तो अपरूपता कहलाती है। ठीक है, किसी तत्व के गुणधर्म का दो या दो से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण जो होता है, कोई भी तत्व हो उसका गुणधर्म को दो से अधिक रूपों में क्या किए? प्रस्तुत कर दिए, तो वो अपरूपता कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, धातु की प्रकृति होती है, बताइएगा। धातु हमेशा विद्युत धनात्मक होता है क्योंकि वो विद्युत का क्या करता है? चालन करता है। ठीक है, तो धातु की प्रकृति क्या होती है? विद्युत धनात्मक होती है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका 37 नंबर, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? बताइएगा। जो लोहा और इस्पात होती है वो जंग लगने से बचाने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो जिंक से किया जाता है। इसको गैल्वेनीकरण भी कहते हैं। जिंक से किसी तत्व को लेपित करने की प्रक्रिया गैल्वेनीकरण भी कहलाता है, और लोहा और इस्पात को जंग लगने से बचाने के लिए हम जिंक की उस पर परत चढ़ाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 38 नंबर, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है? तो जिप्सम। जिप्सम का सूत्र बताइए सब। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2। CaSO4 × 2H2 होता है जिप्सम का सूत्र। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? CaSO4 × ½ होता है। क्या होता है? ½ होता है। हम लिखने में नहीं बना चुकी फोन पर, तो आपको बस समझ लेना है कि जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4 × 2H2, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 × ½ होता है, मतलब 1/2
H2O। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम के द्वारा बनाया जाता है उसे गर्म करने से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, विद्युत अपघटन परिष्करण में अशुद्ध धातु बनाया जाता है। तो अशुद्ध धातु बनाया जाता है एनोड। अशुद्ध धातु से कौन बनाया जाता है? एनोड बनाया जाता है। आपको जब विद्युत परिष्करण पढ़े होंगे तो उसमें क्या किया जाता है कि एक तरफ एनोड डाला जाता है, एक तरफ कैथोड डाला जाता है और इसमें कुछ लिक्विड रहते हैं। तो आप लोगों ने इसे बढ़िया से पढ़ा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर, निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है पोटेशियम। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु पूछेगा तो पोटेशियम ही याद रखेगा। पोटेशियम के बाद आता है सोडियम, मैग्नीशियम, जो भी आए तो सबसे अधिक पूछा जाएगा तो पोटेशियम हो जाएगा। ठीक है, अगला है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, बताइएगा। जब मैग्नीशियम के फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग जो होती है वो चमकीली उजला होता है। कैसा होता है? चमकीली उजला होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 42 नंबर, इक्वारिजिया किस इक्वारिजिया किस अनुपात में सांद्रण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है? तो 3:1 में होता है। कौन अनुपात में होता है? 3:1 में होता है इक्वारिजिया। ठीक है, याद रखिएगा इसे। अगला क्वेश्चन है आपका 43 नंबर, अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है, बताइएगा। अपने शुद्ध रूप में जो होती है धातु की सतह वो चमकदार होती है। कैसी होती है? चमकदार होती है। तो शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। अगला क्वेश्चन है आपका 44 नंबर, धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता क्या कहते हैं, बताइएगा। जो धातु होता है उसको पतले तार के रूप में खींचने की जो क्षमता होती है उसे तन्यता कहते हैं। आप धातु को बहुत दूर तक खींच करके लंबा करने की जो घटना होती है उसे तन्यता कहते हैं, और उसे पीट पीट कर पतला चादर बनाने की घटना को हम लोग आघातवर्धनीयता कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 45 नंबर, कुछ धातु को पीट कर पतली चादर, देखिए अभी बताएं वही आ गया, तो इसको क्या कहेंगे? आघातवर्धनीयता कहेंगे। अगला बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, जो धातु कठोर की सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करते हैं उन्हें धान्विक कहते हैं। कोई भी ऐसा धातु हो जिसे धातु की सतह पर पटके या उसे मारे तो आवाज निकले तो उसे धान्विक बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 47 नंबर, सबसे अधिक तन्य धातु सोना होता है, याद रखिएगा। सबसे अधिक तन्य धातु या सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु वो भी सोना ही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, 1 ग्राम सोना को 2 किलोमीटर लंबा बनाया जा सकता है घींच करके। ठीक है, 1 ग्राम सोना को 2 किलोमीटर लंबा हम लोग घींच करके बना सकते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका 49 नंबर, कमरे के ताप पर मरकरी किस धातु के मरकरी जो धातु होती है वो किस अवस्था में पाई जाती है? तो द्रव अवस्था में पाई जाती है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मरकरी, जिसे हम पारा भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? पारा, जिसका सूत्र होता है Hg, वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? तो आयोडीन एक ऐसा तत्व है जो कि अधातु है। अधातु कैसे? इसका अंत में न लगा हुआ है। तो आयोडीन एक ऐसा तत्व है जो अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 51 नंबर, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है वो हीरा होता है। क्या होता है? हीरा। सबसे कठोर पूछेगा तो हीरा ही होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 52 नंबर, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोडीकरण कहते हैं। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 53 नंबर, सब अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सही है? देखिए अभिक्रिया, लोहा नहीं है, जिंक, एल्युमिनियम ये भी नहीं, मैग्नीशियम के बाद आता है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद आता है जिंक, जिंक के बाद आता है लोहा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 100% सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका 54 नंबर, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु सोडियम होता है। सोडियम सबसे अधिक होता है, पोटेशियम उसके बाद आता है सोडियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका 55 नंबर, सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। सोडियम को Na द्वारा संकेत होता है सोडियम का। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होती है। पोटेशियम को K से सूचित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या क्या होता है? 8, इसे O के द्वारा सूचित किया जाता है। अगला आगे बढ़ते हैं, क्लोरीन की परमाणु संख्या होती है 17, Cl होता है और ये अधातु होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हीलियम की परमाणु संख्या होता है 2, He द्वारा सूचित किया जाता है और हीलियम धातु होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, कैल्शियम की परमाणु संख्या होता है 20, Ca से सूचित करते हैं, यह धातु होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, फास्फोरस को सूचित करते हैं किससे? P से, परमाणु संख्या 15 और यह अधातु होता है। आयनिक यौगिक NaCl का गलनांक जो होता है 1074 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु की उपस्थिति में अधिक गर्म करने पर ऑक्साइड के परिवर्तित हो जाता है, तो इसे निस्तापन कहते हैं। क्या कहते हैं? निस्तापन। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, इसी को हम लोग निस्तापन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड परिवर्तित हो जाता है, इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। ठीक है, सल्फाइड अयस्क रहेगा तो भर्जन और कार्बोनेट अयस्क रहेगा तो निस्तापन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की
पदार्थ की परत चढ़ जाती है जिसे हम लोग जंग कहते हैं, ठीक है। लोहा को आप छोड़ दीजिएगा बाहर तो उस पर क्या रहता है, भूरे भूरे रंग की 1-2 महीना बाद परत चढ़ जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं कि जंग लग गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 66 नंबर, अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने के प्रक्रम को हम धातु प्रक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, धातु प्रक्रम कहते हैं। अयस्क से धातु का निष्कर्षण और उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाना हम क्या कहलाता है, धातु कर्म कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, जंगरोधी स्टील है, बताइएगा जो जंगरोधी स्टील होता है जिस पर जंग नहीं लगता है, आप लोगों ने देखा होगा स्टील का थरिया बर्तन, उसमें क्या होता है, जंग नहीं लगता है, तो वो क्या होता है, मिश्र धातु होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व तो फ्लोरीन होता है, उसके बाद क्लोरीन होता है, उसके बाद ब्रोमीन होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है, तो क्रायोलाइट जो होता है वो एल्युमिनियम का अयस्क होता है, ठीक है। क्रायोलाइट किसका अयस्क होता है, एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का एक और अयस्क है जिसका नाम है बॉक्साइड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका 70 नंबर, और निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, तो ठीक है, सबसे अधिक होता है पोटेशियम, उसके बाद होता है सोडियम, लेकिन उसके बाद होता है लोहा, तो यहाँ पर लोहा है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो मैंने आपको पहले बताया था सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम को आसानी से काटा जा सकता है। सोडियम, तो यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सोडियम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए इनमें में से कौन सी विधि उपयुक्त होती है, लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त होती है, तो इनमें से सभी विधि होती है, ठीक है। कौन कौन सी विधि, तो ग्रीक लगाकर भी बचा सकते हैं, पेंट लगाकर भी बचा सकते हैं, और जिंक की परत चढ़ाकर भी उसे जंग लगने से बचा सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 73 नंबर, कौन सबसे भारी धातु है, तो यूरेनियम, याद रखिएगा यूरेनियम जो होता है वो सबसे अधिक भारी धातु होता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर अब चैप्टर नंबर 4 आता है, चूंकि अब चैप्टर नंबर 3 यहाँ पर समाप्त होता है। इस चैप्टर से संबंधित हम लोगों ने 73 MBBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करा है, जो आपके 2025 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट के साथ साथ VBI है। तो अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए, अपने अधिक से अधिक मात्रा में अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, ओके।